चलिए दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार और आप लोगों के लिए ये आज हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं नया एक्सरसाइज चालू करने वाला हूँ फिजिक्स का। और ये नया एक्सरसाइज है मेरा संधारित्र और स्थिर विद्युत जनरेटर, मतलब कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। आज का मेरा नया टॉपिक ये है, समझ में है? तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कि हम लोग मतलब पढ़ेंगे संधारित्र क्या है न, उसकी धारिता क्या होती है न, और उससे संबंधित बहुत सारे न बातों की जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है ना। हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे स्थिर विद्युत जनरेटर क्या है न, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन करके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं। तो मेरा इस एक्सरसाइज का न पहला पॉइंट क्या है? इस एक्सरसाइज का पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है मेरा चालक की विद्युत धारिता। क्या टॉपिक है? ध्यान दीजिए, चालक की विद्युत धारिता। धारिता है लेकिन कौन सा धारिता? विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना, किसी भी चालक की विद्युत धारिता। तो आइए हम लोग जानते हैं कि चालक की विद्युत धारिता का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके माइंड में एक बात अवश्य चल रहा होगा कि धारिता, ये जाना पहचाना सा शब्द लग रहा है, जाना पहचाना वर्ड लग रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये आप सुने होंगे। धारिता का मतलब जैसे 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में ना, एक बाल्टी का आयतन या बाल्टी का धारिता निकालें तो धारिता का मतलब होता है आयतन से ना। जैसे आप बोलते हैं कि किसी भी एक बाल्टी है तो उस बाल्टी का धारिता का मतलब होता है कि इसमें अधिक से अधिक कितना पानी वगैरह अट सकता है, उसमें कितना वो समा सकता है, प्रवेश कर सकता है, वो बाल्टी की धारिता है। अगर एक केन आप लेते हैं जिसमें आप लोग क्या लाते हैं? दूध लाते हैं। तो इस केन में अगर केन की धारिता वर्ड का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, इसकी धारिता का मतलब है कि इसमें कितना अधिक से अधिक दूध अट सकता है। तो धारिता का मतलब होता है न, इसके अंदर के रखे जाने वाले अधिकतम पदार्थ की मात्रा, अधिक से अधिक कितनी सबस्टांस, कितनी पदार्थ उसमें रखी जा सकती है, वो इसकी धारिता कहलाता है। धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का क्या होता है शाब्दिक अर्थ? धारण करने की क्षमता, मतलब किसी भी वस्तु या कोई भी ये वस्तु जो है वो किसी पदार्थ को कितना अपने आप में रख सकता है, अपने आप में समा सकता है ना, वो क्या कहलाएगा? उसकी धारिता कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये धारिता मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर एक बाल्टी है जिसमें अगर 10 लीटर पानी आप रख सकते हैं तो आप जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि इस बाल्टी की धारिता जो है, बाल्टी की आयतन जो है, धारिता जो है 10 लीटर है, ठीक है। मतलब इसमें अधिक से अधिक 10 लीटर पानी जो है अट सकता है, 10 लीटर पानी इसमें डाला जा सकता है। अगर एक केन है और इस केन की ना, मतलब मान लिया जाए इसमें 5 लीटर दूध आप ला सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी अधिकतम धारिता क्या है? 5 लीटर है। अधिक से अधिक इसमें 5 लीटर दूध ही क्या प्रवेश कर सकता है, उसमें रखा जा सकता है। तो जस्ट उसी प्रकार से एक मिनट आप गौर कीजिए, अगर बर्तन में ये बाल्टी में हम लोग क्या रख रहे हैं? पानी रख रहे हैं, तो पानी रखने की धारिता यहाँ पर हम लोग पढ़े, ठीक है। ये केन के लिए दूध रखने की धारिता पढ़े कि दूध को कितना अधिक से अधिक वो धारण कर सकता है, तो कितना कर सकता है? 5 लीटर। ना पानी को कितना अधिक से अधिक धारण कर सकता है? तो 10 लीटर पानी के धारण करने की क्षमता, ठीक है, दूध के धारण करने की क्षमता। तो ये शब्दों के रूप में हम धारिता को अपने 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं ये सारा चीज, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये पानी के धारण करने की क्षमता, दूध के धारण करने की क्षमता हम पढ़ चुके हैं। तो आज नया टॉपिक है मेरा विद्युत धारिता, मतलब विद्युत को धारण करने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि विद्युत मतलब आवेश, तो विद्युत को धारण करने की क्षमता मतलब आवेश को धारण करने की क्षमता, ठीक है। आप देखिए, आपको मैंने पढ़ाया
आप लोग पढ़े भी इस बात को कि सर अगर हम किसी भी चालक को अगर आवेश देते हैं, अगर धन आवेश देते हैं तो वो जो होता है धनावेशित हो जाता है, ऋण आवेश देते हैं तो वो वस्तु जो होता है ऋण आवेशित हो जाता है। तो आपके माइंड में एक सवाल ये जरूर चल रहा होगा कि सर एक बात बताइए, अगर ये एक वस्तु है और इस वस्तु को हम आवेश दे रहे हैं, मान लिया जाए धन आवेश दे रहे हैं या ऋण आवेश दे रहे हैं, तो सर जब आवेश दे रहे हैं, धन आवेश दे रहे हैं तो ये धनावेशित हुआ। तो आवेश जब दे रहे हैं तो ये देते 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 सर ये अधिक से अधिक कितना आवेश को अपने पास रख सकता है ना। वो चीज आपके माइंड में जरूर चल रहा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड, इसकी धारिता। वो क्या कहलाया, उसी चीज को धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मतलब किसी भी चालक के द्वारा ना विद्युत को, आवेश को धारण करने की क्षमता, मतलब ये जो वस्तु है, ये जो चालक है वो अधिक से अधिक कितने आवेश को अपने पास रख सकता है, वही क्या कहलाएगा, उस चालक की धारिता कहलाता है। ये एक सवाल तो कॉमन है, ये तो चल ही रहा होगा माइंड में आपके। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए कि आपके एक कोई दोस्त है, ठीक है, मैं कॉमेडी एग्जांपल लेता हूँ। आपके एक दोस्त है और आपने उनको इनवाइट किया लंच करने के लिए, और उसमें आप उन्हें क्या किए, 4 पराठे दिए, ठीक है। वो 4 पराठे खा गए, और उसके बाद और 4 पराठे दिए, वो खा गए, और 4 पराठे दिए, वो भी खा गया, और 4 पराठे दिए, वो 16 पराठे अब तक खा चुके हैं। तो एक बात बताइए, आपके माइंड में ये तो चल रहा होगा, या आप बहुत अच्छे ढंग से इसको बूझ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि अगर हम पूछें कि वो अधिक से अधिक कितनी पराठे खा सकते हैं, तो लिमिटेशन आपके माइंड में भी होगा कि हाँ सर कोई तो लिमिट होगा ही, अधिक से अधिक सीमा तो होगा ही कि अधिक से अधिक सर मान लिया जाए 16 पराठे खा गए हैं, भूखे होंगे, लेकिन अधिकतम सर एक लिमिट जरूर होगा कि वो अधिक से अधिक इतना ही पराठे खा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, उसके स्टमक का या उस व्यक्ति का पराठे खाने की अधिकतम क्षमता है, तो उसी क्षमता को क्या बोलेंगे, उसका धारिता बोलेंगे। उसकी बोल सकते हैं कि स्टमक की धारिता, पेट की धारिता, वो इससे अधिक पराठे नहीं खा सकते हैं, ठीक है। अगर वो खा गया तो इंसान की श्रेणी में गिनती नहीं किया जाएगा, समझ रहे दोस्तों। तो चलिए बात यहाँ पे ये है कि विद्युत धारिता मतलब विद्युत को धारण करने की क्षमता अधिक, ये बात बताया है ना। विद्युत किसको बोलते हैं, आवेश को ही बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत मतलब करंट नहीं, लाइन नहीं, विद्युत धारा मतलब होता है करंट, लाइन, समझ रहे हैं ना। विद्युत का धारा, विद्युत मतलब आवेश, आवेश का धारा यानी आवेश का प्रवाह, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो विद्युत को धारा नहीं बोलते हैं, विद्युत धारा, विद्युत मतलब सिर्फ आवेश। तो आवेश को धारण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। मतलब कोई भी चालक जो है अधिक से अधिक अपने ऊपर, अपने अंदर कितना आवेश को रख सकता है, कितना आवेश रखने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है, वही उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग विद्युत धारिता वर्ड से पूरी तरह वाकिफ हो गए होंगे, परिचित हो गए होंगे। तो अब देखिए, मैं विद्युत धारिता को और भी डिटेल ढंग से समझाने के लिए ना कुछ बातें बताने जा रहा हूं, और आप लोग गौरपूर्वक उन बातों को सुनिएगा। देखिए, तो मैं बात ये बताने जा रहा हूं कि अगर किसी भी वस्तु को, चालक की बात कर लेते हैं, तो अगर किसी भी चालक वस्तु को, ये कौन सा है, चालक है, अगर किसी चालक को आप धन आवेश देते हैं, कौन सा आवेश देते हैं, धनावेश देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो इस वस्तु का, इस चालक का जो विभव होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। किसी भी न चालक को धन आवेश जब हम देते हैं तो विभव बढ़ जाता है, उसका रटना नहीं है, हम बता रहे हैं क्यों बढ़ता है। ठीक है, किसी भी धन मतलब चालक को अगर धनावेश दीजिएगा तो विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लेक्चर को सुनिएगा मेरे कि विभव क्यों बढ़ता है।
तो उसके पहले विभव कहते किसको हैं, ये बात आपके माइंड में तो चल ही रहा होगा, ये याद है आप लोग को, ठीक है। लेकिन चलिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि विभव मतलब होता है कि किसी भी आवेश या आवेशों के समूह के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परिछन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहा जाता है। बात समझ में है? तो याद रखिए विद्युत विभव का मतलब कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, बात को याद रखिएगा, किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में न एक प्रति एकांक मतलब बहुत छोटे से आवेश को, प्रति एकांक परिछन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि धनावेश किसी भी चालक को आप दीजिएगा तो उसका विभव जो होता है बढ़ जाता है। समझ में आया? तो चलिए किसी भी चालक को जब धनावेश देते हैं तो विभव बढ़ जाता है। विभव हम बता दिए किसको बोलते हैं। तो एक बात बताइए विभव बढ़ता कैसे है उस पर बात करते हैं। तो देखिए जब मान लेते हैं कि इसको जो है ना, इस चालक को हमें क्यू धन आवेश मतलब प्लस क्यू आवेश से इसको आवेशित करना है। अभी इस पे आवेश एक भी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। अभी कितना आवेश है इस पे, 0 आवेश है। तो एक बात बताइए, जब इस वस्तु पे आवेश बाबू अभी 0 है ना, एकदम कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा। जब इस चालक पे शुरुआती टाइम में, प्रारंभिक समय में अभी जब आवेश 0 है, तो जब इस पे आवेश है ही नहीं तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण तो करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जब विद्युत क्षेत्र का निर्माण अगर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, हमको जब Q बराबर 0 है तब विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं करेगा, और जब विद्युत क्षेत्र नहीं निर्माण करेगा तो विभव जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? विभव कब होता है, जब विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परिछन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम लोग बोलते हैं विभव। विद्युत क्षेत्र में अब देखिए थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र में कार्य क्यों करना पड़ता है। जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, अब इसके द्वारा एक ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और प्रति एकांक परिछन आवेश क्या होता है, हमेशा धनात्मक लेने की परिपाटी होती है। तो जब प्रति एकांक परिछन आवेश को विद्युत क्षेत्र में अगर हम लाते हैं तो कार्य क्यों करना पड़ता है, ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, जब ये प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा, धक्का देगा ऊपर की ओर, और जब ये धक्का देगा तो अपने आप ये आवेश परिछन आवेश अपने आप तो अंदर नहीं आ सकता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये आवेश अपने विद्युत क्षेत्र के द्वारा इसको न बल लगाएगा और प्रतिकर्षित करके धक्का देकर बाहर फेंकेगा, तो ये अपने से नहीं आ सकता है। तब कैसे करना पड़ेगा, तो हमको जबरदस्ती इसको दम लगा करके लाना पड़ेगा, और जब हम दम लगा कर लाएंगे तो हमारे द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ेगा। मालूम पड़ गया कि कार्य क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के ना विरुद्ध हमें लाने में, प्रति एकांक परिछन आवेश को लाने में कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं दोस्तों कि जब यहाँ पर कोई शुरू में कोई आवेश है ही नहीं तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आवेश या आवेशों के समूह के द्वारा उत्पन्न होता है। तो जब आवेश है ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं है तो हमको किसी भी आवेश को लाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा कोई भी। जैसे अगर हम मान लेते हैं छोटा, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं है तब हमें इधर से कोई विरोध नहीं ना करेगा कोई। अब इधर से जैसे अगर देखिए डीक्यू आवेश को अगर हम ले जाते हैं या परिछन आवेश को ले जाते हैं तो ले जाते समय आप सोचिए, इमेजिन कीजिए हम इसको धक्का दे करके ले जाए, तो ले जा रहे हैं तो मेरे शरीर के द्वारा, मेरे शरीर का जो एनर्जी है उससे हम काम कर रहे हैं, उससे कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये आप नहीं बोल सकते हैं कि सर इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो, ये आपको धक्का दे रहा है तब आप काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि आवेश इस पे 0 है प्रारंभ में। अब जब प्रारंभ में आवेश 0 है तो हमें ना
कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो जब हमको कार्य कोई नहीं करना पड़ेगा, कार्य जीरो है, तो बताइए V बराबर W/Q फार्मूला से ना, V बराबर जब W जीरो है तो 0/Q, तो जीरो, V बराबर कितना हो जाएगा 0। तो जब हमें प्रारंभ में जब इस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हमें किसी भी परीक्षण आवेश को यहाँ तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा ना। और जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब जब मेरा कार्य जीरो होगा, तो V बराबर W/Q फार्मूला से विभव भी मेरा शुरू में जीरो होगा। तो चलिए, अभी स्टार्टिंग में आवेश भी जीरो है, तो यहां पर विभव भी जीरो है। तो मेरा टॉपिक क्या है? टॉपिक मेरा है कि किसी भी चालक को जब हम धन आवेश देते हैं तो विभव बढ़ता कैसे है। तो अभी मैं समझा दिया आप लोगों को, ये अभी प्रारंभ में जब इस पे कोई आवेश नहीं है तो उस पर विभव भी कुछ भी नहीं है, मतलब विभव शून्य है, जीरो है। तो अब देखिए, आवेश प्लस क्यू आवेश से जब हम इस चालक को आवेशित करते हैं तो इसका विभव बढ़ता कैसे है, गौर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये प्लस क्यू आवेश जब इस चालक को दिया जाएगा तो आवेश जो होता है अचानक नहीं दिया जाएगा, एक बैकअप नहीं दे सकते अचानक ना आवेश। क्यों? क्योंकि आवेश जो होता है ना, छोटे छोटे किसके, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ना आवेश जाएगा। क्योंकि आवेश का आधारभूत इकाई आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
किसी भी चालक को 50 कूलम अगर आपको आवेश से आवेशित करना है तो 50 कूलम ऐसा नहीं है कि 50 कूलम कहीं रखा हुआ है और उससे उठा करके आवेश दे दी। आवेश को धीरे धीरे पहुंचाना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है ना। अगर मान लिया जाए आप खाना भी खा रहे हैं तो खाना खाते समय ऐसा नहीं है कि पूरा थाली का खाना एक बार में आप गड़क जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते। तो वो क्या है, एक छोटा छोटा निवाला जिसको बोलते हैं, टर्म, छोटा छोटा टर्म के रूप में हम उसको खाते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें ये प्लस क्यू आवेश इसको आवेशित करना है तो इसको छोटे छोटे आवेश के रूप में हम लोग आवेशित करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरू में बहुत छोटा सा आवेश, ये क्लियर हो रहा है ना। किसी भी अगर चालक को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है तो अचानक तो नहीं ना कीजिएगा आवेशित, वो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन गया। इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ इतना आवेश न जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में। अगर हमको ऋण आवेश से आवेशित करना होगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, उसको देंगे। अगर धन आवेश से आवेशित करना होगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है ना। तो वही समझना है कि अगर पूरा आवेश प्लस क्यू को अगर देना है तो हम एक बार में अचानक नहीं दे सकते हैं, हमें छोटे छोटे आवेश के फॉर्म में, के रूप में हमको देना होगा। तो मान लेते हैं, देखिए ये जो आवेश है ना डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये प्लस क्यू आवेश जो है बहुत छोटे छोटे आवेश के रूप में हम बांट दिए। ठीक है ना, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐसे करके। ठीक है ना, प्लस डी क्यू, ये प्लस हो गया डी क्यू, मतलब ये सारा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिल करके ये टोटल आवेश बना लेगा क्यू। ठीक है ना, समझ में। तो अगर देखिए जब पहला बार आप आवेश लेकर के जाते हैं, पहला बार आवेश लेकर जाते हैं तो चूंकि अभी हम देखिए हम आवेश लेकर के ऐसे जा रहे हैं तो हमें चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अभी तो उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि प्रारंभ में यहाँ पर आवेश 0 था। तो जब यहाँ विद्युत क्षेत्र कोई उत्पन्न होगा ही नहीं और हम पहला बार डीक्यू आवेश को ले जा रहे हैं तो पहला बार आवेश को ले जाने में हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट बी नोटेड। ये नहीं समझिएगा कि सर कार्य तो करना ही पड़ रहा है, आप बिना कार्य किए ही उसको यहाँ सवाल ले जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट बी नोटेड, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए पहला बार हम गए तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा और इस पे कितना आवेश आ गया, प्लस डी क्यू आवेश इस पे मौजूद हो गया। ठीक, तो अब देखिए जब आवेश थोड़ा सा जब आ गया तो अब क्यू का वैल्यू 0 तो है नहीं, क्यू का वैल्यू, वी का भी वैल्यू अब 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए जब मेरा चार्ज का वैल्यू डी क्यू अब हो गया, मतलब
जीरो तो है नहीं, तो जब चार्ज जीरो नहीं है प्लस डी क्यू हो गया तो ये अपने चारों ओर अब क्या होगा, छोटा सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब छोटा सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो अगर अब दूसरे आवेश को आप डी क्यू को अब ले जाइएगा इधर, तो इस प्लस डी क्यू के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करेंगे तो कार्य करने का मतलब विभव, कार्य करेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लोग आवेश को ले जा रहे हैं तो क्या करते हैं, जो ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही विभव कहलाता है। तो ये डी क्यू आवेश जब वहां पर ले जाएंगे तो अभी हमको इस प्लस डी क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और फलस्वरूप विभव का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब हम कार्य करेंगे तो कार्य को ही तो विभव बोलते हैं ना, बताया ना, प्रति इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में आवेश को जो कार्य करना पड़ता है वही विभव कहलाता है। तो जब ये डी क्यू आवेश को ले जाएंगे तो इस प्लस डी क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य इसको हम प्लस डी क्यू को हम यहाँ से ले गए तो यहाँ पर अब क्या हो गया, थोड़ा सा और आवेश बढ़ गया। तो अब आवेश प्लस डी क्यू और ज्यादा हुआ ना, अब इसके द्वारा और भी बड़ा सा विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब जब तीसरे डी क्यू आवेश को ले जाइएगा तो और हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 प्लस डी क्यू हो गया, आवेश का मान ज्यादा बढ़ा तो विद्युत क्षेत्र भी मजबूत होगा, तो हमको और दम लगा करके ले जाना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा, तब विभव और बढ़ जाएगा। तो अब डी क्यू हो गए तो 3 डी क्यू, अब ऐसे करके इसको ले जाएंगे तो और भी ज्यादा कार्य करेंगे तो और भी विभव बढ़ेगा। उसी तरह से 4 डी क्यू हो जाएगा और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ले जाएंगे तो और भी कार्य करना पड़ेगा और विभव का मान ऐसे बढ़ते जाएगा। तो टू द पॉइंट अभी हम लोग पहुंचे कि किसी भी धन आवेश के द्वारा या फिर बोलिए कि किसी भी चालक को अगर हम धन आवेश देते हैं तो विभव का मान, उस चालक के विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, बात समझ में? दिक्कत नहीं ना, कि जब किसी भी चालक को अगर आप धन आवेश देते हैं तो उस चालक का विभव बढ़ता है। अब बोलिएगा कि सर हमारे दिमाग में एक बात चल रहा है, क्या चल रहा है कि सर ये जो विभव बढ़ रहा है वो ऐसा, तो सर हमारे मन में ये चल रहा है कि सर जो विभव इसका है जो बढ़ रहा है वो उसको दिए गए आवेश पर निर्भर कर रहा है। क्या आपके मन में ऐसा चल रहा है? चल रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप जितना आवेश दीजिएगा विभव का मान जो है उतना ही बढ़ रहा है। जैसे याद रखिएगा जब हम शुरू में कोई आवेश नहीं था, प्लस डी क्यू दिए थे तो मेरा विभव उस समय का 0 था। ठीक है ना, दोबारा जब प्लस डी क्यू को ले गए तो हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ा, यानी विभव का मान थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक, जब हम 3 बार प्लस डी क्यू आवेश को ले गए तीसरा बार तो हमें और भी ज्यादा कार्य करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विभव, हम तो ये जान गए कि प्लस क्यू आवेश से यानी धनात्मक आवेश किसी चालक को देने पर उसका विभव बढ़ता है, लेकिन हम एक बात और भी जान गए कि जो विभव का जो बढ़ोतरी होता है, विभव का मान में जो वृद्धि होता है वो वृद्धि उस चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। बात समझ में? तो अब हम लोग इस मुद्दा पे पहुंच गए कि अगर किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है और चालक के विभव में वृद्धि यानी चालक के विभव में बढ़ोतरी उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए? यानी आप बोल सकते हैं कि अर्थात ये जो आवेश यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी मतलब विभव, यानी आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि अगर आवेश को हम ज्यादा दें तो विभव का मान भी ज्यादा होगा और आवेश का मान अगर कम रहेगा, कम आवेश दे तो विभव का मान भी कम होगा। यानी विभव का मान बढ़ने के लिए आवेश का बढ़ना जरूरी है और विभव का मान घटने के लिए आवेश का मान घटना जरूरी है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि विभव पूरी से पूरी तरह से आवेश पर, दिए गए आवेश के मान पर निर्भर करता है। तो यहां पर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो अब देखिए यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके ना इक्वलिटी का साइन लगाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आना? तो ये कांस्टेंट
ये कांस्टेंट जो है ना, इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। कौन सा धारिता, तो विद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ में? पहला बार जो मैंने डिफिनेशन बताया था विद्युत धारिता का, वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग डिफिनेशन बताया था, इस शब्द के शाब्दिक अर्थ के अनुसार डिफिनेशन बताया था कि विद्युत धारिता का मतलब होता है विद्युत को धारण करने की क्षमता। लेकिन यहां मैं न्यूमेरिकली बताने जा रहा हूं, सांख्यिक रूप से बताने जा रहा हूं कि विद्युत धारिता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश विभव के समानुपाती होता है, और क्यू समानुपाती के साइन को हटाकर बराबर का साइन देने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, और ये कांस्टेंट जो आएगा उस कांस्टेंट को ही विद्युत धारिता बोलते हैं। बात समझ में है? Q बराबर CV। बात समझ में? तो इस धारिता को ही, इस नियतांक C एक नियतांक है, और इस नियतांक को ही हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारिता बोलते हैं। अभी पिक्चर बाकी है और कंसेप्ट बहुत सारा बाकी है, तो देखते रहिए मेरे साथ। तो देखिए क्या Q बराबर CV। अच्छा, एक बात आप लोग गौर कर रहे होंगे, सर आपको पेंटिंग का शौक है, आपने सर इसको डार्क क्यों किया? सर ये नहीं समझ में आ रहा है। ये भी समझा रहे हैं आपको। एक बात बता रहे हैं, जैसे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, और ये क्या है, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता को भी सर सी से दिखाएं आप, और कूलम्ब भी लिखते हैं तो सर आप उसको भी सी से दिखा मतलब लिखते हैं, तो सर हम कंफ्यूज न हो जाएंगे कि अगर कहीं किताब में लिखा हुआ है कूलम्ब और हमको लिखना है धारिता वाला सी, धारिता लिखना है, तो सर दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क यही है कि जो धारिता होता है वो हल्का तिरछा लिखा जाता है, ठीक है। मतलब ये तिरछा, ऐसे सी नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे। मतलब ये बोलिए ये इटैलिक लेटर, इटैलिक लेटर आप लोग जानते हैं ना, और ये पूरा जो है सी खड़ा है ऐसे, ठीक है। तो अगर धारिता लिखना है तो सी को इटैलिक लेटर में हल्का तिरछा टाइप से लिखना है, और कूलम्ब लिखना है तो ऐसे सीधे कूलम्ब ना सी के जैसा लिखना है, ठीक है। ये इटैलिक वर्ड होता है, इटैलिक लेटर होता है, सॉरी। तो चलिए अब इस चीज को भी जान गए, पेंटिंग का राज आपको बता दिए क्या था, ओके। अब चलिए, तो Q बराबर CV है, तो यहां से अगर C निकालें तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q और बटा में V हो जाएगा। तो अब आइए, ये हो गया धारिता का फॉर्मूला। तो अब धारिता का फॉर्मूला है, तो अब यहां से मैं एक डिफिनेशन निकालने वाला हूं धारिता का ही। अब वो कौन सा डिफिनेशन है, आपको आंकिक रूप से बोला था ना मैं कि न्यूमेरिकली समझाऊंगा, न्यूमेरिकली डिफिनेशन दूंगा, मतलब सांख्यिक रूप से डिफिनेशन दूंगा। तो देखिए इसको आप समझिएगा कि C बराबर Q बाई V है, C बराबर Q बाई V है, ये एक चालक था। तो अगर देखिए, अगर मान लिया जाए कि V का वैल्यू हम अगर 1 वोल्ट ले लेते हैं, पॉइंट बी नोटेड, हम ले लेते हैं 1 वोल्ट ले लेते हैं, क्यों लेते हैं अभी मैटर नहीं है, आप समझिए पहले, है ना, वो भी आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों 1 वोल्ट लिए। तो अगर C V का वैल्यू अगर 1 वोल्ट ले तो C का वैल्यू Q के बराबर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं C मतलब ये धारिता, C मतलब क्या, धारिता, ठीक है ना, तिरछा लेटर। तो ये धारिता जो है किसके बराबर है, आवेश के बराबर है। तो धारिता किसको बोल रहे हैं हम, आवेश को ही धारिता बोल रहे हैं। अब पकड़िएगा पॉइंट को आप लोग गौर से कि C जो है Q के बराबर हो गया, जब कब बराबर हो गया C Q के, जब V का वैल्यू 1 वोल्ट हो जा रहा है। तो हम लोग धारिता का यहाँ से एक बहुत ही मस्त परिभाषा दे सकते हैं कि धारिता आवेश के उस मान के बराबर होता है। तो चलिए यहां पे लोग बोल सकते हैं कि धारिता जो है आवेश के उस मान के बराबर है न जिसे किसी चालक को देने पर उसका विभव कितना से बढ़ जाता है,
1 वोल्ट से बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कि जब V का वैल्यू हम 1 वोल्ट कर दिए तो Q/1 दैट इज C बराबर 1 आ जाएगा। तो C बराबर 1 मैंने धारिता आवेश के बराबर हो जा रहा है। तो किस आवेश के बराबर? तो धारिता उस आवेश के बराबर होता है जिसे किसी अगर चालक को दे दिया जाए तो उसकी विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाती है। तो हम लोग यहाँ पर धारिता का परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी चालक की धारिता उसको दिए जाने वाला आवेश का वह परिमाण है न जिससे उस चालक की धारिता 1 वोल्ट बढ़ जाती है। ये दूसरा डिफिनेशन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अब मैं बातें करता हूं इस पे और अधिक। देखिए यहां पर धारिता का थोड़ा सा अब हम लोग एसआई मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। धारिता का एसआई मात्रक, ठीक है ना। तो चलिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q/V होता है, तो Q/V, Q मतलब कूलम, इसका एसआई यूनिट चार्ज का कूलम हो जाएगा और V का वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कूलम प्रति वोल्ट। और कूलम प्रति वोल्ट जो है धारिता, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं, ठीक है ना। माइकल फैराड के नाम पे फैराड बोला जाता है और इसको F से दिखाया जाता है। बात समझ में? फैराड बोलते हैं धारिता का ऐसा मतलब फैराड होता है। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो फैराड बोलते हैं इसको, और फैराड को F से सूचित किया जाता है, ठीक है। धारिता का ऐसा मतलब फैराड होता है। कूलम प्रति वोल्ट होता है, मतलब उसी कूलम प्रति वोल्ट को हम लोग फैराड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए एक और सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये धारिता का जब मात्रक 1 फैराड होता है या फैराड होता है तो सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1 फैराड क्या होता है सर? 1 फैराड मतलब कितना, क्या हो रहा होगा सर? उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। तो आइए देखिए 1 फैराड के बारे में मैं बता रहा हूं। 1 फैराड, तो चलिए 1 ये धारिता है, तो धारिता का वैल्यू 1 फैराड कब होगा? जब चार्ज भी 1 कूलम होगा और वोल्ट भी 1 वोल्ट होगा, है ना। तभी ना 1/1 कट करके आपका 1 ये दोनों रहेगा तो ये भी 1 फैराड हो जाएगा। तो यहां से 1 फैराड का आप डिफिनेशन दे सकते हैं। 1 फैराड का डिफिनेशन दे सकते हैं कि 1 फैराड धारिता किसी चालक की वह धारिता होती है, ठीक है ना, जो चाहे इसको ऐसे डिफिनेशन कीजिए कि यदि, और सिंपली बताते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है। पॉइंट में नोट है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देते हैं और उसका विभव 1 कूलम आवेश देने से 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उस चालक की जो धारिता होगी वो 1 फैराड धारिता कही जाती है, ठीक है ना। मतलब अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उस चालक की जो धारिता होती है वह धारिता 1 फैराड कही जाती है। तो चलिए आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखे ना। पहला बात सीखे कि विद्युत धारिता क्या होता है ना, उसके शाब्दिक अर्थ को समझे ना। फिर ये पढ़े कि विद्युत धारिता का सांख्यिक डिफिनेशन क्या होता है, विद्युत धारिता का ना एसआई मात्रक क्या होता है, और विद्युत 1 फैराड किसके बराबर होता है। हम ये भी पढ़े कि किसी भी आवेश से मतलब धन आवेश से अगर किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव किस प्रकार बढ़ता है। तो आज इतना ही, और ये सारा चीज जो लिखने का काम है, जो आप लोगों को नोट्स बनाने का काम है, वो मैं लिखित रूप में ना कल आपको अगले दिन यहाँ पर लिखूंगा और उसको आप लोग नोट्स बुक में, नोट्स कॉपी में आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। फिलहाल इसको आप गौर से इस वीडियो को बार बार देख करके ढंग से समझिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों।